व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की थी। ये सीरीज डीआर डर्ट रेस्क्यूअर और एफडीआर फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर इन दोनों असामियों के लिए इंतहाई मौजू है। इस सीरीज में हमने डीआर डर्ट रेस्क्यूअर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर एफडीआर के पेपर्स में से लिए गए अहम तरीन सवालात को और डीआर एफडीआर से रिलेटेड जो ट्रेड से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो इस सीरीज में शामिल किए हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में डीआर की इस मुकम्मल सीरीज के साथ साथ डीआर एफडीआर के तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डीआर एफडीआर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। CSSR स्टैंड्स फॉर कोलैप्स, स्ट्रक्चर, सर्च एंड रेस्क्यू। व्यूअर्स, ये CSSR है क्या? नेशनल फायर एंड प्रोटेक्शन एक्ट NFPA। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर जो SOPs को कायम करता है, बनाता है। इस NFPA ने एक टेक्निक मुतारिफ करवाई थी जिसका नाम CSSR रखा गया। इस टेक्निक पर अमल करते हुए आप तबाहाल बिल्डिंग्स, मलबा वगैरह में से फंसे हुए लोगों को निकाल सकते हैं। सादा अल्फाज में अब आपको दोबारा बताने लगा हूं, गौर कीजिएगा। अक्सर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और बिल्डिंग्स के गिरने की वजह से लोग उस बिल्डिंग में फंस जाते हैं। उन फंसे हुए लोगों को उस बिल्डिंग से निकालना, उस निकालने का जो अमल है उसको NFPA ने एक नाम दिया था जिसका नाम रखा गया CSSR, कोलैप्स्ड, स्ट्रक्चर, सर्च एंड रेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ मेनी मेंबर्स इन CSSR स्क्वाड। CSSR स्क्वाड जो है ये टीम होती है एक जो फंसे हुए लोगों को बिल्डिंग्स में से, मलबे में से निकालती है। ये इसका जो स्क्वाड होता है, टीम होती है CSSR की, ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है? इसमें कुल 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर्स में एक जो होता है वो स्क्वाड लीडर होता है, उस टीम का जो लीडर होता है उसको स्क्वाड लीडर कहा जाता है, और बाकी 5 जो है वो रेस्क्यूअर्स होते हैं जो उसे असिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मेनी फेजेस ऑफ CSSR। CSSR के फेजेस कितने हैं? CSSR के 5 फेजेस हैं जिसमें प्रेपरेशन, एक्टिवेशन एंड मोबिलाइजेशन, ऑपरेशंस, डीएक्टिवेशन एंड डीमोबिलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ये 5 फेजेस हैं CSSR के। इन फेजेस पर 1 बाय 1 रिस्पेक्टिवली अमल किया जाता है। पहले प्रेपरेशन है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों जो स्टेप्स हैं इन पर 1 बाय 1 CSSR की टीम या CSSR के प्रोसीजर में इस पे अमल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज हॉट जोन। हॉट जोन किसे कहा गया है? व्यूअर्स, नाम से ही जाहिर है हॉट जोन जो है ये डेंजर एरिया को कहा जाता है। ऐसी जगह जहां पर खतरा हो, हैजर्ड हो, उस जगह को हॉट जोन का नाम दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की टर्म्स में उस एरिया को हॉट जोन की टर्म से डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इनिशियल असेसमेंट फॉर एनी ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स। किसी भी ऑपरेशन पर जब जाया जाएगा तो उसके लिए जो बेसिक तौर पर, बुनियादी तौर पर जो असेसमेंट की जाएगी वो कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है? व्यूअर्स, जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग गिर गई है या आप कहीं पर कोई पानी में डूब रहा है उसे बचाने के लिए जाएंगे, या कोई भी इंसिडेंट है, चाहे वो फायर की इमरजेंसी है, कहीं पे भी आप जाएंगे किसी ऑपरेशन पर, तो आप जाते ही उस जगह पर पहुंचते ही आप एक असेसमेंट करेंगे। उसे इनिशियल असेसमेंट कहा जाता है। वो इनिशियल असेसमेंट जो है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आप कंपाइल इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और उसके बाद आप इस्टेब्लिश कमांड पोस्ट आउटसाइड दी हॉट जोन। डेंजरस एरिया के बाहर आप एक ऐसा पॉइंट रखेंगे जहां पर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या जहां पर आपकी जो कमांड है वहां पर आपको, वहां से आपको अहकामात देगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इस्टेब्लिश ऑपरेशनल प्लानिंग।
आप उसके बाद तीसरे नंबर पर एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ये इनिशियल असेसमेंट का हिस्सा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे किस तरह से आपने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है। उसके बाद आप अपने टीम मेंबर्स को, फॉर एग्जांपल अगर CSSR का ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें जो स्क्वाड लीडर होगा वो अपने रेस्क्यूअर को, जो उसके साथ 5 रेस्क्यूअर्स होंगे या जो भी टीम मेंबर्स हैं जितने भी हैं, तमाम को 1 बाय 1 उनका काम, उनका टास्क दिया जाएगा कि उसकी क्या ड्यूटीज है। उसके बाद लास्ट जो है 5वां स्टेप वो है रीअसेस दी सिचुएशन। जब आपका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एक दफा दोबारा रीअसेस करेंगे, दोबारा आप देखेंगे, हर चीज को बगौर उसका जायजा लेंगे कि कहीं पर कोई चीज रह तो नहीं गई, कहीं पर कोई विक्टिम फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी जानदार चीज तो मौजूद नहीं है जिसे अभी भी खतरा है। ये 5 स्टेप्स हैं इनिशियल असेसमेंट के। इन्हें याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, लिख लें, ताकि बार बार आपके ये काम आ सके। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी वीडियो को खास तौर पर ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल पर उसे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए आप जानते हैं बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। हमारी टीम किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। उसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, डर्ट रेस्क्यूअर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर, ये दोनों आसामियों के लिए ई-टेस्ट एकेडमी ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास DR डर्ट रेस्क्यूअर और FDR फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर, इन दोनों के अलग अलग नोट्स भी मौजूद हैं और कंबाइंड नोट्स भी मौजूद हैं। अगर आप इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर घर बैठे राब्ता करें और बजरिया डाक ये नोट्स मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से भी कोई भी असामी की तैयारी के लिए, किसी भी असामी की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 31, CISM स्टैंड्स फॉर। CISM ये टर्म जो है, ये एब्रीविएशन इसका बनता है ऑप्शन ए क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। CISM होता क्या है? CISM ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें रेस्क्यूअर को जहनी दबाव की वजह से उल्टी, मतली वगैरह आ सकती है। किसी भी रेस्क्यूअर की ऐसी पोजीशन को, ऐसी कंडीशन को CISM कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ICS स्टैंड्स फॉर। ICS स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट कमांड सिस्टम। ICS ये एक नई टर्म है, इस टर्म को हम बार बार आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी देख लें। ICS एक ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसके तहत लोगों और वसाइल को बेहतरीन तरीका से बुरुए कार लाया जाएगा। ऐसे सिस्टम को ICS इंसिडेंट कमांड सिस्टम कहा जाता है। दोबारा सुने, ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और लोगों को, इन दो तमाम चीजों को इस तरीका से आप इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें, आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर सकें। इसे इंसिडेंट कमांड सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ICP स्टैंड्स फॉर। ICP स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट कमांड पोस्ट। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, अ सुपरवाइजर कैन कंट्रोल 3 to 7 रेस्क्यूअर्स टीम मेंबर्स, इट इज कॉल्ड। व्यूअर्स, ये एक डेफिनेशन है बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल की। स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर इसका सही आंसर है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? दोबारा मैं आपको उर्दू में ये तमाम चीजें समझाता हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक सुपरवाइजर 3 से 7 रेस्क्यूअर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा गया है। व्यूअर्स, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? ये किसी भी सुपरवाइजर का अपनी टीम को कंट्रोल करने का दौरानिया है। यानी कि एक टीम लीडर है, वो किसी 5 रेस्क्यूअर को या 7 रेस्क्यूअर्स को या 10 रेस्क्यूअर्स को कितने टाइम के लिए अच्छे तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकता है, उन्हें गाइड कर सकता है, उनसे काम ले सकता है। ये तमाम जो उसकी काबिलियत है, इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया है। यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल आएगा। ये जो SOPs हैं उसके मुताबिक तो 3 से 7 रेस्क्यूअर हों
तो कोई भी स्क्वाड लीडर या सुपरवाइजर जो है वो अपनी टीम को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, बेहतरीन अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 टीम मेंबर्स हों तो सुपरवाइजर जो है बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन में काम कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी सेक्शन वर्क अंडर आईसीएस? आईसीएस के मातहत कितने सेक्शंस काम करते हैं? व्यूअर्स, आईसीएस जो है इंसिडेंट कमांड सिस्टम, ये प्रॉपर एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आप मुख्तलिफ तरीके के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप ऑर्डर्स जो है वो आगे कन्वे करते हैं ताकि जो दूसरे रेस्क्यूअर्स हैं या टीम लीडर्स हैं वो उन ऑर्डर्स पर, उन सजेशंस पर अमल करते हुए बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन करें। ये जो आईसीएस है इसके मातहत 4 किस्म के सेक्शन जो हैं वो काम करते हैं। पहले नंबर पे है ऑपरेशन सेक्शन। ऑपरेशन सेक्शन से मुराद ऐसा सेक्शन है जो आगे जाकर काम करता है। फॉर एग्जांपल, किसी जगह पर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो जो रेस्क्यूअर्स वहां पर जाकर काम करेंगे, लोगों को बिल्डिंग्स में से निकालेंगे, वो तमाम जो है वो ऑपरेशंस में आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्लानिंग सेक्शन। प्लानिंग सेक्शन जो है ये मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी से रिलेटेड मालूमात, हदायत जो है वो ऑपरेशनल स्टाफ को देगा। ये सेकंड नंबर पे है प्लानिंग सेक्शन, ये भी आईसीएस के अंडर है। तीसरे नंबर पर है लॉजिस्टिक सेक्शन। लॉजिस्टिक सेक्शन का काम ये होता है कि जहां पर भी ऑपरेशन चल रहा है या जहां पर भी रेस्क्यू के जो अहलकार हैं मौजूद हैं, किसी ड्यूटी पर पोस्ट हैं, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की अशिया, फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए, उन्हें वो इक्विपमेंट मुहैया करना, उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें वो खाना प्रोवाइड करना, ये तमाम चीजें जो हैं इनकी तरसील लॉजिस्टिक सेक्शन का काम है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो सेक्शन है जो आईसीएस के अंदर काम करता है वो है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। ये 4 सेक्शन हैं जो आईसीएस के मातहत काम करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करें तो सिंपल है, गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें आप डर्ट रेस्क्यूअर के पोर्शन में चले जाएं, चाहे आप एफडीआर फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर के पोर्शन में चले जाएं, आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड हर पोस्ट के करंट एंड पास्ट सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका काफी ज्यादा कंसेप्ट इससे क्लियर होगा और एक बार विजिट करने के बाद आप बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 36, COLPF। COLPF ये कमांड, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग एंड फाइनेंस, इससे बनता है COLPF। व्यूअर्स, ये जो COLPF ये जो टर्म है ये आईसीएस से रिलेटेड है, इंसिडेंट कमांड सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल बाय कंपोजिशन? बनावट के लिहाज से मटेरियल की कितनी किस्म की दर्जा बंदी की गई है, कितनी इसकी क्लासिफिकेशंस हैं? यहाँ पर 7 जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, ये जो 7 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं मटेरियल की, वो शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं, ये नोट कर लें। स्टोन, ऑर्गेनिक मटेरियल, मेटल, कंग्लोमरेट्स, ग्लास, प्लास्टिक, ये 7 क्लासिफिकेशंस हैं। किसी भी मटेरियल की बनावट के लिहाज से ये 7 किस्म की दर्जा बंदियां की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स, ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो जानदार चीजों से, दरख्तों से या पौधों वगैरह से हासिल किया जाता है उसे ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ मटेरियल्स की डेफिनेशंस पूछी गई हैं, जिस तरह इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक मटेरियल की पूछी गई है, नोट कर लें। मैं आपको दोबारा उन तमाम पॉइंट्स को बताने लगा हूं जो मुख्तलिफ पेपर्स में दोहराए गए हैं। नंबर 1, ऐसा मटेरियल जो जानदार चीजों, दरख्तों और पौधों वगैरह से हासिल होता है उसे ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। दूसरे नंबर पर है ऐसा मटेरियल जो कुछ चीजों को मिक्स करने से बनता है उसे ग्लोमेरेट्स मटेरियल कहा जाता है। चौथे नंबर पर है ऐसा मटेरियल
जो कुदरती तौर पर मिले लेकिन उसे साफ करना पड़े, ऐसे मटेरियल को मेटल मटेरियल कहा जाता है। तीसरे नंबर पर डेफिनेशन नोट करें, ऐसा मटेरियल जो रेत में मौजूद सिलिकेट से बनता है उसे ग्लास मटेरियल कहते हैं। व्यूअर्स, ये 4 डेफिनेशंस आपको एक ही क्वेश्चन में बताई हैं, इन्हें याद कर लें, चाहे इन्हें उर्दू में याद कर लें, कोई इशू नहीं है। पेपर में बेशक इंग्लिश में आएगा, लेकिन अगर आपको उर्दू में डेफिनेशन भी याद हुई तो आप आसानी से पेपर में करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज सेपरेट फ्रॉम बिल्डिंग इज कॉल्ड। बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा जो बिल्डिंग को पिछले हिस्से से अलग करता है उसे फेसकेड्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज करेक्ट डेंसिटी फार्मूला फ्रॉम गिवन ऑप्शन। आपने इन ऑप्शंस में से डेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट करना है। व्यूअर्स, ये डेंसिटी का फार्मूला रेस्क्यू 1122 के पेपर्स के अलावा पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस वगैरह में भी पूछा गया है, कई पेपर्स में। नोट कर लें, डेंसिटी का फार्मूला D इज इक्वल टू m/v है। डेंसिटी के इस फार्मूला में m जो है वो मैस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि v जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। यही लोगो लगा हुआ है जो हमारे चैनल पे है। इस ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील की डेंसिटी पूछी गई है। स्टील की डेंसिटी जो है वो ऑप्शन बी है, इसको देख लें, 7849 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में वुड, लकड़ी की डेंसिटी भी पूछी गई है। लकड़ी की डेंसिटी भी नोट कर लें, 560 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्यूअर्स, जब भी आप रेस्क्यू 1122 के टेक्निकल पोस्ट पे अप्लाई करें, चाहे वो FR है, चाहे वो DR है, चाहे वो RSO है, इस तरह की जो आसामियां हैं, जब आप इन पे अप्लाई करें तो डेंसिटी वगैरह जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स की लाजमी नोट करके याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 42, बिल्डिंग्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। बिल्डिंग्स को कितने किस्म की कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। व्यूअर्स, बिल्डिंग्स को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। 2 तरह की इसकी कैटेगरीज हैं, जिनमें एक कैटेगरी है फ्रेम्ड और दूसरी है अनफ्रेम्ड। कोई भी बिल्डिंग है वो इन दोनों में से किसी एक में फॉल करेगी, या वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगी या फिर वो अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। व्यूअर्स, पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग्स की टाइप्स पूछा गया था, यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर की टाइप्स पूछी गई हैं। ये बहुत फर्क है इन दोनों क्वेश्चंस में, ये मिक्सअप मत कीजिएगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये 4 किस्म का होता है। पहले नंबर पर होता है लाइट फ्रेम, दूसरे नंबर पर है अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी, दूसरे नंबर पर है हैवी फ्लोर, चौथे नंबर पर है प्री कास्ट कंक्रीट। ये बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि चारों हिस्से, चारों नाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं। इन्हें चाहे अपने पास कॉपी पर लिख लें, चाहे याद कर लें, या फिर आप हमसे नोट्स भी मंगवा सकते हैं। नोट्स में तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी आपको लिखी हुई मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी बिल्डिंग कोलैप्स पैटर्न। बिल्डिंग कोलैप्स पैटर्न कितने किस्म के हैं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जितने भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्निकल क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें। कोई भी बिल्डिंग जब गिरती है तो जिस अंदाज से वो गिरती है, वो 4 तरह से बिल्डिंग गिर सकती है। पहला तरीकाकार जो है वो है कैंटिलीवर, दूसरा है लीन टू, तीसरा है पैनकेक, चौथा है वी शेप। अब इन चारों को 1 बाय 1 में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि ये बिल्डिंग्स किस तरह से गिरे तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर जो कोलैप्स पैटर्न है, जब कोई बिल्डिंग गिरती है, वो कैंटिलीवर किस सूरत में कहलाएगी। ये एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने लगा हूं। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, उसकी 2 साइड्स है, राइट और लेफ्ट। उसकी लेफ्ट साइड गिर जाती है, अब उसकी एक साइड रह गई है, राइट साइड। जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग, लेफ्ट साइड गिरने के बाद जो बिल्डिंग बच गई है, वो तमाम बिल्डिंग जो है वो राइट साइड की सपोर्ट पर है। सारी बिल्डिंग जो है वो राइट साइड की सपोर्ट के साथ रुकी हुई है।
ये जो तरीकाकार होगा बिल्डिंग के गिरने का, इसे कांटिलीवर कहा जाएगा और ये इंतहाई खतरनाक किस्म का बिल्डिंग कोलैप्स है। इस किस्म के बिल्डिंग कोलैप्स में हमेशा खतरा रहेगा कि जो एक साइड बच गई है, जिस पर सारी बिल्डिंग्स का वजन है, बोझ है, लोड है, वो किसी भी वक्त राइट या लेफ्ट साइड पे गिर सकती है। ये इंतहाई खतरनाक किस्म का बिल्डिंग कोलैप्स होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है लीन टू। लीन टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि राइट और लेफ्ट, फॉर एग्जांपल दो बिल्डिंग्स की दीवारें हैं, तो जब बिल्डिंग गिरेगी, लेफ्ट साइड फॉर एग्जांपल गिरती है, तो लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की जानिब गिरेगी और राइट साइड की दीवार के साथ जो बिल्डिंग का मटेरियल है या जो कुछ भी उसका स्ट्रक्चर है वो राइट साइड के साथ टच कर जाएगा, यानी कि राइट साइड को सपोर्ट करेगा, एक ट्राइएंगल मुसल्लस की शक्ल बन जाएगी। इस तरह अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो इसे लीन टू कहा जाएगा। तीसरे नंबर पर है पैनकेक। व्यूअर्स, पैनकेक जो है ये ऐसा बिल्डिंग कोलैप्स है जिसमें तमाम की तमाम बिल्डिंग गिर जाती है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, राइट लेफ्ट साइड है उसकी, जब वो गिरेगी तो वो मलबे की सूरत में एक दूसरे के ऊपर उसके स्लैब जो है वो गिर जाएंगे। जिस तरह आम रूटीन में आप देखते हैं बिल्डिंग्स गिरती हैं, कोलैप्स होती हैं, ये वही तरीकाकार बताया गया है। पैनकेक कोलैप्स पैटर्न में इस किस्म के बिल्डिंग कोलैप्स में तमाम की तमाम बिल्डिंग गिर जाती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा मार्गला बिल्डिंग जिस तरह गिरी थी, या फिर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में एक वाकया पेश आया था लाहौर के करीब, वहां पर बिल्डिंग्स गिरी थी, या फिर सबसे मशहूर जो है वो गखड़ प्लाजा की बिल्डिंग जिस तरह गिरी थी, वो ये तमाम बिल्डिंग कोलैप्स जो हैं ये पैनकेक के जुमर में डिस्कस किए जा सकते हैं। वीवर, चौथे नंबर पर हमारे पास है वी शेप बिल्डिंग कोलैप्स। वी शेप बिल्डिंग कोलैप्स जो है ये ऐसा बिल्डिंग कोलैप्स है, इसमें राइट और लेफ्ट, किसी भी बिल्डिंग की राइट और लेफ्ट साइडें जो है वो खड़ी रहती हैं और दरमियान वाला जो मलबा है वो सारे का सारा नीचे गिर जाता है। राइट और लेफ्ट दीवार खड़ी रहेगी, बाकी तमाम जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाएगी। इस तरह की जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है उसे वी शेप बिल्डिंग कोलैप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द कंक्रीट विच कंसिस्ट ऑफ आयरन रॉड्स इज कॉल्ड। कोई भी कंक्रीट जो आयरन रॉड, लोहे के सरियों पर मुश्तमिल होगी, उसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहा जाएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले इंतहाई अहम पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। जितने भी कैंडिडेट्स अमूमन अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ वैकेंसीज के लिए, वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास किसी किस्म का रोजगार नहीं होता, और बहुत से कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी किस्म का इंटरनेट का पैकेज जो है वो एक्टिवेट कर सकें। लेकिन आपको पता है बहुत से सोशल बंडल्स हैं, बहुत सी कंपनीज ने फेसबुक और व्हाट्सएप को फ्री किया हुआ है। तकरीबन 80-90% लोग जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप लाजमी यूज करते हैं। इसलिए उन लोगों की आसानी के लिए, उन लोगों की सहूलत के लिए हमने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट वेबसाइट और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेपर्स की तैयारी के लिए, वो हमने आहिस्ता आहिस्ता ई टेस्ट फेसबुक पेज पर अपलोड करना शुरू कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें हमारे फेसबुक पेज से, तो सिंपल है, फेसबुक पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज आएगा, उसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप अहम तरीन सवालात भी हासिल कर सकें, और उसके साथ साथ जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस होंगी वो हम ई टेस्ट फेसबुक पेज पर जरूर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, हाइट ऑफ K2 इज, K2 की हाइट क्या है। व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम सवाल है। आप जितने भी पास पेपर उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उन्हें चेक करें, उन्हें देखें। तकरीबन 90% पेपर्स में K2 के बारे में पूछा गया है। नोट कर लें, जितने भी पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं वो तमाम आपको एक ही क्वेश्चन में बताने लगा हूं। K2 की हाइट, K2 की बुलंदी 8611 मीटर है। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है या पहाड़ है। K2 का जो दूसरा नाम है वो गॉडविन आस्टन है। K2 को गॉडविन आस्टन भी कहा जाता है। K2 जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर वाक़या है। K2 कराकोरम रेंज में वाक़या है। K2 जो है ये पाकिस्तान का कौमी पहाड़ भी है। ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री इज कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट। आइसलैंड कॉन्टिनेंट जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8222 आइसलैंड्स हैं। आइसलैंड जो है वो जजीरे को कहा जाता है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जजीरे हैं तकरीबन वो 8222 जजीरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन अर्थ सरफेस वाटर कवर्स डैश एरिया।
जमीन की जो सतह है ये तकरीबन 70% पानी से ढकी हुई है। जो 30% है उस पर दुनिया, उस पर पहाड़, उस पर दूसरी चीजें जो है वो आबाद हैं, मौजूद हैं। ये देख लें कि अब दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, रिवर इरावडी फ्लोज इन, ये एक दरिया है जिसका नाम है अरावडी। ये म्यांमार में बहता है। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, वहां पर ये दरिया बहता है, वहां पर मौजूद है। इरावडी रिवर जो है ये म्यांमार का सबसे लंबा दरिया है। इस दरिया की कुल लंबाई 2210 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 50, हन्ना लेक लाइज 10 किलोमीटर फ्रॉम, हन्ना लेक जो है ये कोयटा से 10 किलोमीटर के फासला पर है। सूबा बलूचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोयटा। कोयटा के अंदर या कोयटा के करीब एक वादी है जिसे यूरक वादी कहा जाता है। उस वादी में ये झील, ये लेक जिसे हन्ना लेक कहा जाता है, मौजूद है। इस झील की जो गहराई मापी गई है वो 49 फीट है। इसके अलावा ये जो झील है हन्ना लेक, ये 27 एकड़ के रकबा पर मुहित है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डीआर और एफडीआर की इस सीरीज के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुकम्मल सीरीज में आपको डीआर और एफडीआर का मुकम्मल सिलेबस, मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवा दें। कम से कम आप इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद अपने आप को एक रेस्क्यूअर, एक एफडीआर या डीआर महसूस करें। इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल सीरीज देखें, आपको बहुत मजा आएगा। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि शायद आप इससे पहले कभी उसे जानते हो। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ, लेटेस्ट पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।